नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई दिन की कपकपाती ठंड और धुंध के बाद आज राजधानी दिल्ली में धूप निकली, सूरज देवता के दर्शन हुए और आज ही प्रधानमंत्री घर से बाहर आए, सड़कों पर दिखे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि राहुल गांधी की तरह वो पद यात्रा नहीं कर रहे थे, गाड़ी में थे, सिक्योरिटी में थे, लेकिन उनका एक भव्य रोड शो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर इस रोड शो के बारे में बात करने नहीं हूँ। बात कुछ इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। अब प्रधानमंत्री हैं, मोदी हैं, एक कल्ट फिगर हैं, सड़कों पर हैं दिल्ली के। गहमा गहमी भी होगी और स्वागत भी होगा, लेकिन इन सब स्वागत के पीछे, गहमा गहमी के पीछे हकीकत यह है कि मोदी आजकल कुछ परेशान हैं, टेंस हैं, और ये जो परेशानी का जो सबब है उसके भी अपने कारण हैं। और अगर मैं देखूं तो कारण तो कई हैं, लेकिन तत्कालिक तौर पे 4 ऐसे कारण हैं जो मोदी जी के लिए परेशानी, मुश्किलें, मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी हाल में एक बीजेपी ने अपना इंटरनल सर्वे कराया है और उस इंटरनल सर्वे के मुताबिक हिमाचल की तरह कर्नाटक में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है और कर्नाटक में चुनाव 2 महीने बाद है। यही नहीं है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 स्टेट हैं जहां पर भी बीजेपी को लग रहा है कि इस बार शायद सरकार बनाने में या कांग्रेस को हराने में नाकों चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी चेहरा हैं कांग्रेस के, जिस तरह से उन्होंने पिछले 4-5 सालों में गवर्नेंस की है, दरअसल वो बीजेपी को वहाँ पेरोल पर लिया है। तो छत्तीसगढ़ में स्थिति खराब है, मध्य प्रदेश में स्थिति अच्छी नहीं है, राजस्थान बराबर की टक्कर है और कर्नाटक में बीजेपी को हार दिखती। तो मोदी जी का जो राजनीतिक मानचित्र है देश का, उसमें से भगवा रंग कम होता चला जा रहा है। और यही रंज है, यही गम है, यही मुसीबत है, यही मुश्किलें हैं और परेशानी है। और एक और है इसमें, चौथी परेशानी का जिक्र, और वो है कि लोकसभा में जो भी इनपुट्स आ रही हैं बीजेपी के पास, हाईकमान के पास, 303 सीटें बीजेपी के पास हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है कि ये जो 303 सीटें हैं ये गिरकर कहीं 272 के नीचे ना पहुंच जाए। इसका जो स्लाइड है कहीं मेजॉरिटी मार्क से नीचे ना चला जाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर शपथ और मोदी जी के बीच कई फासले जो हैं, कई कदमों के फासले रह जाएंगे। अब दोस्तों, यही 4-5 कारण नहीं हैं जिसने मोदी जी के लिए परेशानी बढ़ा रखी है। असली वजह, या यूं कहें कि अगर मोदी जी दिल पर हाथ रख कर सोचें तो सबसे बड़ी वजह जो है बीजेपी का ये जो ग्राफ नीचे आ रहा है वो ये है कि जितने भी साथी थे, जितने भी साझेदार थे, अलाइज थे गठबंधन में, एनडीए के, एक एक करके बिछड़ते चले गए। यानी बारी बारी से सब बिछड़े और उसमें जो बड़े पार्टनर थे, जो बिग प्लेयर थे, अगर आप ये ग्राफिक्स देखते हैं तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मोदी जी के साथी किस तरह से, ये सभी बड़े साथी उनको छोड़ के चले गए। जैसे जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार, पुराने साथी एक बार रूठे फिर आए और इस बार तो ऐसा रूठे हैं कि अब वापस आने की कोई उम्मीद नहीं, संभावना नहीं। तो जेडीयू अलग हो गया बीजेपी से। अगर आप उत्तर में ही पंजाब देखें, अकाली दल, एक ऐसा साझेदार जो हमेशा वफादार रहा, उससे भी मोदी जी ने कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाया, छोड़ दिया। तो अकाली दल उनके साथ नहीं है। शिवसेना, जिसको आरएसएस अपने साथ लाई थी, आरएसएस भी चाहती थी कि शिवसेना और बीजेपी में दरार ना पड़े, हिंदुत्व कमज़ोर ना हो महाराष्ट्र में, उसको लेकर भी बहुत मंथन हुआ, लेकिन मोदी जी की उद्धव ठाकरे से बनी नहीं और अमित शाह ने उसमें आप कह सकते हैं कि आग में घी का काम किया। और आज उद्धव ठाकरे भी अलग हैं। और अगर आप दक्षिण में जाएं तो दक्षिण में केरल, तमिलनाडु छोड़ दीजिए, लेकिन एक ऐसा राज्य आंध्र प्रदेश जहां से हमेशा सीटें बीजेपी को मिलती रहीं, और टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू 2014 में साथ में थे, अब नहीं है, उन्होंने भी छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर छोटे छोटे साथी तो बहुत हैं,
लेकिन जो बड़े साथी थे, बारात में जो बड़े शख्स थे, सब छोड़ चुके हैं। और अगर आप सीटें देखें कि कितना सीटों का असर होगा, तकरीबन 50 सीटें बीजेपी का नुकसान हो सकता है। और अगर ये लोग मिल जाएं तो 50 सीटों का फ़ायदा हो सकता है। मिसाल के तौर पर देखें, जेडीयू 16 सीट लेके आई थी और जेडीयू के साथ मिलकर नीतीश और मोदी ने साथ मिलकर स्वीप किया था बिहार को, 40 में से 39 सीट्स। हालांकि उसमें पासवान भी थे, एक आध और छोटी पार्टियां थी, लेकिन जेडीयू ने 16 सीट मोदी जी को तोहफे में दी। शिवसेना ने 18 सीटें दी महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र को शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी ने जीता था। आप यूं कह सकते हैं कि बिहार और महाराष्ट्र, जो मोदी जी ने दोबारा उनके सर पे जो जीत का सेहरा रखा गया, इन दो साझेदारों की, साथियों की बड़ी भूमिका थी। लेकिन राजनीति होती है, और जब सत्ता हाथ में आती है तो फिर अहंकार भी आता है, और अहंकार में कई गलत फैसले होते हैं। अगर आप ये टैली देखेंगे तो शिवसेना 18, जेडीयू 16, टीडीपी 16 सीट लेके आई थी 2014 में, और अकाली दल अगर आप देखें तो 4 सीट, 5 सीट, 3 सीट एवरेज रहता है, और एक एक सीट इंपॉर्टेंट हो सकती है 2024 में। 50-60, या आप यूं कह सकते हैं 40 से 60 सीट आगे पीछे हो सकती हैं अगर ये साथी साथ में होते हैं। लेकिन अब स्थिति कुछ और है। इसमें से कैसे इन साथियों को वापस लाएं, इसी कशमकश, इसी मंथन में मोदी और अमित शाह लगे हुए हैं। दोस्तों, ये जो पुराने साथी हैं या दिग्गज हैं या परिवार के 4 पुराने भाई हैं जो अलग हो गए बीजेपी से, इनको वापस लाना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और मोदी जी को लगता है कि जो जेपी नड्डा साहब हैं, जेपी नड्डा साहब पर भरोसा तो बहुत किया, और जेपी नड्डा साहब आप कह सकते हैं मोदी जी की हर बात मानते भी हैं, और उनके अंदर वो कुव्वत भी नहीं कि इनकार कर सकें। लेकिन वफादार होते हुए भी नड्डा डिलीवर नहीं कर पा रहे। और मोदी को सबसे बड़ा झटका तब लगा कि जब नड्डा साहब जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, वो हिमाचल प्रदेश में ही हार गए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब छोटा राज्य और जो अपना गृह राज्य है, जो भाजपा का अध्यक्ष अपना छोटा सा सूबा नहीं जिता के मोदी को दे सकता है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वह हिंदुस्तान में इन बड़े बड़े दिग्गजों को साथ लाएगा, बीजेपी को स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाएगा। क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट कर्नाटक में भी मोदी जी कर रहे हैं। कर्नाटक में अभी 3 सर्वे हुए हैं दोस्तों, जो मेरी जानकारी, और ये जो तीनों टॉप सीक्रेट सर्वे हैं, जो शायद मोदी जी जानते हैं या फिर अमित शाह जानते हैं, नड्डा जानते हैं, तीनों में बीजेपी पीछे चल रही है। आप गोदी मीडिया के सर्वेस पे मत जाइए, जो इंटरनल सर्वे बीजेपी का खुद का है। और यहाँ पर बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो जेडीएस है और जेडीएस को अपने साथ शामिल किया जाए। लेकिन अब ये जो बाप बेटे हैं, देवगौड़ा और कुमारस्वामी पुत्र हैं, देवगौड़ा पिता पुत्र के झगड़े में बीजेपी इनको साथ नहीं ला पा रही, क्योंकि अंदर की खबर यह है कि देवगौड़ा नीतीश कुमार के साथ जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जनता दल का मर्जर हो जाए। बीजेपी चाहती है कि जेडीएस उनके साथ आ जाए कर्नाटक में, तो थोड़ी मजबूती आए। कुमारस्वामी जो बेटे हैं, बेटे को कहीं ना कहीं ताकत दिखती है मोदी में और कमल में। तो ये बाप बेटे के झगड़े के बीच में वहाँ भी काम नहीं हो पा रहा, और यहाँ भी नड्डा फेल हो गए। तो एक तलाश है इन साथियों को वापस लाने की, पुराने साथियों की तलाश है, कुछ नए साथियों की, और ये काम वफादार नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर एक एंट्री होगी एक ऐसे नेता की जिसको मोदी चाहते भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं डरते भी हैं। अब ये जो शख्स है, ये चाहे तो मुस्तकबिल बदल सकता है, लेकिन मंथन चल रहा है। इस शख्स पर मैं बात करूंगा। अब दोस्तों, जिस शख्स की तलाश है वो शख्स आसपास ही है मोदी जी के। जी हाँ, राजनाथ सिंह, मोदी जी के रक्षा मंत्री, और ये आज की तारीख में पार्टी की रक्षा कर सकते हैं, पार्टी के मुस्तकबिल को महफूज कर सकते हैं, हर चीज़ की रक्षा कर सकते हैं, हर इंटरेस्ट की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी दरअसल राजनाथ सिंह पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते, ये अंदर की बात है। तो एक मंथन चल रहा है बीजेपी में और आरएसएस में कि अगर राजनाथ सिंह को एक बार फिर से बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए और उनको मौका दिया जाए, तो उनकी जो साख है, उनकी जो बातचीत है, उनकी जो आप कह सकते हैं जो भरोसा है पुराने साथियों के साथ,
चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो इवन ममता बनर्जी हो, या फिर अकाली दल हो, या उद्धव ठाकरे से बहुत अच्छे संबंध हैं राजनाथ सिंह के। हालांकि उद्धव ठाकरे अब जाने वाले नहीं हैं, लेकिन अकाली दल आ सकता है। अगर कोशिश करें तो पोस्ट पोल सिनेरियो में ममता बनर्जी मदद कर सकती, नवीन पटनायक मदद कर सकते हैं। राजनाथ मोदी के लिए एक बहुत अहम मददगार साबित हो सकते हैं अगर वो बीजेपी के अध्यक्ष बने। लेकिन पेच यहाँ दरअसल ये है कि गुजरात लॉबी थोड़ा थोड़ा, यहाँ तक जब बात वफा की आती है, जब बात भरोसे की आती है, तो राजनाथ का नाम आता है या गडकरी का नाम आता है तो 2 कदम पीछे हट जाते हैं। अब बहरहाल 16 और 17 को दिल्ली में राष्ट्रकारिणी की बैठक है और इस बैठक में मंथन होगा कि क्या नड्डा को एक्सटेंशन दिया जाए या फिर कोई नया अध्यक्ष लाएं, और नया अध्यक्ष वो राजनाथ सिंह हो या फिर कोई CR पाटिल जैसा पुराना भक्त हो मोदी जी का, या फिर कोई और चेहरा हो। लेकिन मोदी ये चाहते हैं कि ऐसा अध्यक्ष बीजेपी का बने जो पुराने साथियों में से कुछ को तो कम से कम वापस लाए बीजेपी की छतरी के नीचे। अब दोस्तों, राजनाथ सिंह अगर वापस आते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो एक बात तय है कि जो बिखरे हुए या बिछड़े हुए साथी हैं उनमें से कई को वापस बीजेपी में लाने की कुव्वत उनके अंदर है, और उनके अंदर वो वार्मथ है, वो गर्मी है, जहाँ पर वो जो नाराज़ हैं, जो रूठे हुए लोग हैं, उनको भी मना सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर राजनाथ इन साथियों को लाते हैं, मोदी की कुर्सी बचाते हैं, तो ये तो एक तस्वीर हो गई। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि जो कुर्सी बचाने वाला शख्स है वो कुर्सी के लिए खतरा भी है। राजनाथ अगर अध्यक्ष बनते हैं और संगठन की ताकत उनके पीछे खड़ी होती है, RSS की ताकत पीछे खड़ी होती है, तो 2024 में वो भी एक दावेदार हो सकते हैं। और यहीं पर मोदी की उलझन है, और इसीलिए ना हाँ हो पा रहा है ना हो पा रहा है। और हो सकता है इस हाँ और ना के द्वंद्व के बीच में नड्डा फिर से एक्सटेंशन पा जाएं और वही अध्यक्ष बने रहें, ये भी हो सकता है। बहरहाल देखना होगा कि अगले 48 घंटे में या उसके बाद बीजेपी क्या फैसला करती है। लेकिन आने वाले जो 15 दिन हैं बीजेपी के लिए बहुत क्रूशल हैं। एक, कैबिनेट एक्सपेंशन होने जा रहा है, कई मंत्रियों की छुट्टी कर सकते हैं, कई नए मंत्री ला सकते हैं, और पार्टी के संगठन में भी फेरबदल हो सकता है। अध्यक्ष को एक्सटेंशन मिल सकता है या अध्यक्ष कोई दूसरा आ सकता है। बहुत क्रूशल है। क्रूशल इसलिए है क्योंकि ये साल जो है चुनावी साल है, अगले साल जो है सुपर फाइनल है देश का, और नतीजे आ जाएंगे। बहरहाल मैं आपको कोशिश करूँगा हर खबर पर, इस इम्पॉर्टेंट खबर पर मैं आपको अपडेट देता रहूँ। तो ये आज का वीडियो था, और मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी जो गुजारिश रहती है और मेरी कोशिश रहती है कि आप तक सच पहुंचाऊं, और गुजारिश ये होती है कि सच को आप आगे तक बढ़ाएं, शेयर करें इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपने नातेदारों रिश्तेदारों से कहिए इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों से कहिए, बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, और अपने कमेंट्स और आइडियाज़ ज़रूर मुझको भेजें। आज जो कल मैंने अशोक वानखेड़े जी का वीडियो डाला था, उसमें कुछ टेक्निकल उसकी जो गाइडलाइंस थी वो हम फॉलो नहीं कर पाए थे। एक नोटिस आया था जिसकी वजह से मुझे दोबारा वो पोर्शन एडिट करके फिर से डालना पड़ा। उसको पहले वाले को डिलीट किया और दूसरे को मैंने फिर से डाला है। उम्मीद है कि वानखेड़े साहब बहुत कुछ बोले हैं गोदी मीडिया के बारे में, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर देख लिया है तो फिर शेयर कर लीजिएगा। तो ये कुछ बहुत से आप लोगों के रिएक्शंस आए कि वो वीडियो दोबारा क्यों डाला। वो दरअसल पहला डिलीट करके इस नए वीडियो को डाला है। तो ये आज की बात थी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।